हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक, डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ बच्चों, आज करेंगे लेक्चर नंबर 5 और जिसका नाम है कवित्त, जिसके रचनाकार हैं घनश्याम भूषण। घनश्याम जो है वो कवि का मूल नाम है। क्या है? मूल नाम है। और ये भूषण जो है वो इनकी उपाधि है, लेकिन ये साहित्य में जो है वो भूषण के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर हो गया? तो आज लेक्चर नंबर 5 की शुरुआत करेंगे। एक बार देख लेते हैं। तो पहले आएगा कवि का जीवन परिचय। भाई, कवि का जीवन परिचय बहुत जरूरी है। कवि, कवित्री, लेखक, लेखिका, इसके जीवनी के बारे में अगर हम बताएं तो आपको एक क्वेश्चन जो होता है वो एग्जाम के अंदर जरूर आता है। और 100% जो क्वेश्चन जो है वो जीवनी के रूप में आता है। और ऐसा नहीं है केवल जीवनी ही आती है, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। भाई, इनकी रचनाओं के बारे में अवगत कराइए, इनकी भाषा शैली के बारे में अवगत कराइए, ये कौन से काल के कवि हैं, है ना। तो ये सारे के सारे प्रश्न और उत्तर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितना जरूरी पाठ उतना ही जरूरी होता है आपका लेखक और लेखिका, कवि और कवित्री का जीवन परिचय। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम आपको कवि का जीवन परिचय कराएंगे, उसका बाद कविता का सारा भावार्थ कराएंगे। उसके बाद करेंगे प्रश्न और उत्तर। क्लियर? तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे। तो फटाफट से पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और हमारे साथ मेहनत करने के लिए लग जाइए। जी हाँ बच्चों, कहते हैं ना कि बिना मेहनत के संसार में कभी किसी को कुछ न मिला है, न कभी कुछ मिलेगा। तो भाई, मेहनत करने से पीछे मत हटना। जब जितनी जी तोड़ मेहनत कर लोगे उतनी ही सफलता जो है वो आपके कदम चूमेगी। जी हाँ बच्चों, आप सोच के देखिए कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार बन गए तो सारी जिंदगी आपको, है ना, आराम ही आराम होता है नहीं होता है। एक बार मेहनत करो, जम के मेहनत करो। तो भाई, पेन और कॉपी के साथ बैठा करो। जैसे कोई भी क्लास चल रही है, जो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो, पेन और कॉपी के साथ बैठोगे तो आपको नोट्स बनाने का मौका मिलेगा। क्या बनेगा? नोट्स बनाने का मौका मिलेगा। भाई, नोट्स अगर बन जाते हैं तो परीक्षा में बड़े काम आते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जाकर आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते। यही नोट्स आपके बड़े काम आते हैं। ये नोट्स बड़े काम आते हैं एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर दिलवाने में। नोट्स का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं नहीं कि भाई अपने कुछ नोट्स दिखा दो, यानी कि उसने नोट्स बनाए होंगे इस बच्चे ने, आप उसके नोट्स मांग रहे हो। जब आपके खुद के नोट्स तैयार होंगे तो आपको किसी की मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। और लिखने के देखो कितने फ़ायदे हैं, फटाफट गिना देता हूँ। लिखने से लिखावट अच्छी होती है, सुंदरता आती है और सुंदरता के अंक भी मिलते हैं। पता है आपको? लिखने से आपकी स्पीड बनती है, जिस स्पीड के अभाव में अक्सर बच्चे एक या दो क्वेश्चन, कई कई तो दो तीन तीन क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। किसकी वजह से? स्पीड ना होने की वजह से। आप सोचिए, अगर आप दो दो क्वेश्चन छोड़ कर आओगे तो आप 95 प्लस कहाँ से पाओगे? क्लियर है? तो सबसे पहले पूरे प्रश्न का हल करना है, सही सही करना है, और इसके लिए आपकी स्पीड का होना अति आवश्यक है। तो आज अभी अगर आपने ये आदत नहीं डाली, आगे जाके जब कंपटीशन की तैयारी करोगे, आगे जाकर जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको भरपूर लिखना होता है, वहाँ आपको बड़ी दिक्कत और परेशानी होगी। तो आज अभी इस समस्या का समाधान करो, ताकि आपको जीवन में कभी भी लिखने स्पीड के मामले में कभी कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। क्लियर? तो भाई, उन लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कहते हैं जी हमें याद नहीं होता, या फिर हमें शॉर्ट टाइम के लिए याद होता है, फिर हम भूल जाते हैं। अब आप आगे की क्लास में जा रहे हो, 10th से 11th में जाओगे, फिर 12th में जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, और उसके बाद आप 9th 10th 11th में किया हुआ याद भूल जाओगे। ऐसे पढ़ने का कोई औचित्य नहीं रहता है। क्लियर है? पढ़ो तो ऐसा जो आपके बुढ़ापे में भी आपको याद रहे। अक्सर आपने देखा होगा अपने दादा दादियों को, वो कहते हैं कि जी हमारे नाना नानी कहते हैं हमें जब 5वीं क्लास में थे तब हमने पढ़ी थी कविता, जब हम 10वीं क्लास में थे तब हमारा ये लेसन था, इस कवि के बारे में हमने अपने 10th क्लास में पढ़ी थी। आपने सुना है ना? यस। तो भाई, इसी तरीके से याद करो, लिख कर याद करो, हमेशा याद होगा और जीवन में ऐसा याद होगा कि कभी आप भूलोगे नहीं। क्लियर? चलो फटाफट से इसको शेयर कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि भाई और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। चलो भाई, आ जाओ। तो शीर्षक क्या है? कवित्त। कवित्त कवि
भूषण के जीवन परिचय से हम आपको जो अवगत कराएंगे। 1613 से 1715 का इनका कार्यकाल बताया जाता है। 1613 स्टार्टिंग का होता है, ये जन्म का वर्ष है और ये इनकी मृत्यु का वर्ष है। तो महान कवि भूषण, क्योंकि ये भूषण के नाम से ही जाने जाते हैं। क्लियर हो गया? भूषण के नाम से ही जाने जाते हैं। आगे बढ़े, लेकिन इनका वास्तविक नाम क्या है? घनश्याम। तो महान कवि भूषण के जन्म मृत्यु के बारे में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। कोई प्रमाणिकता नहीं मिलती कि इनका जन्म 1613 में ही हुआ था, मृत्यु 1715 में ही हुई थी, लेकिन अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। तो ऐसा कहा गया है कि इनका जन्म लगभग 1613 के आसपास तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म यहाँ हुआ है। भाई उनका वास्तविक नाम था घनश्याम और भूषण जो थी वो उनकी उपाधि है। क्लियर? जो भाई चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने उन्हें दी थी। चित्रकूट के राजा सोलंकी के दरबार में से इनका विशेष लगाव था और वहाँ से इनको भूषण की उपाधि मिली थी। तो ये भूषण के नाम से ज़्यादा प्रचलित थे। ये कानपुर के पास तिकवापुर के रहने वाले थे और जाति के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। पिता का नाम क्या था इनके? रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण को रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों चिंतामणि तथा मतीराम का भाई माना जाता है। इन्हीं के समकक्ष इनको देखा जाता है, किंतु कई विद्वानों का इसमें संदेह है। यहाँ पर भी डाउट है और ये विडंबना ही है कि भाई हिंदी साहित्य के अंदर बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं, बहुत सारे ऐसे कवित्री लेखक लेखिका हुई हैं जिनके जन्म के बारे में बड़ी भ्रांतियाँ हैं, मरण के बारे में बड़ी भ्रांतियाँ हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, अपने अपने मताधिकार हैं। तो भूषण कई राज दरबारों में गए, किंतु उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि मिली शिवाजी के दरबार में और इन्हें शिवाजी के पुत्र शाहूजी एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल के दरबार में रहने का सौभाग्य मिला और सन 1715 में इनका देहावसान हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर? भूषण की 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, और इनमें शिवराज भूषण उनकी कीर्ति का आधार है। यानी कि शिवराज भूषण से उन्हें जो ख्याति प्राप्त हुई, जो प्रसिद्धि मिली, जो जग में उनका नाम हुआ, वो शिवराज भूषण से हुई। क्लियर है? इसी की वजह से इन्हें आज हम लोग याद करते हैं। भूषण की वाणी में ओज और वीरता के भाव व्यक्त हुए। ओज और वीरता के भाव से युक्त जो है वह इनकी पंक्तियाँ होती थीं, कविताएं होती थीं और उन्होंने अपने आश्रयदाताओं शिवाजी तथा चित्रसाल की प्रशंसा में बहुत सुंदर कवित्व लिखे हैं। और भूषण की भाषा ओजमयी है। इनके शब्द सैनिकों की भांति दौड़ते भागते प्रतीत होते हैं। जिस तरीके से सैनिक नहीं कि चहलकदमी करते हैं, उसी तरीके से इनके शब्द भी जो है सैनिकों की भांति दौड़ते भागते ऐसे प्रतीत होते हैं और शब्दों की ध्वनि को सुनकर ही लगता है कि हाथी घोड़े दौड़ रहे हैं। देखिए कितना शब्दों का ही तो खेल है। शब्दों की तुलना किससे करी है? सैनिकों से। जैसे सैनिक भागते दौड़ते हैं, इसी तरीके से इनकी जो शब्दों की ध्वनि को सुनकर ही लगता है हाथी घोड़े दौड़ रहे हैं। भूषण ने अपनी कविता में अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। अनुप्रास तो उनकी हर पंक्ति में बिखरा पड़ा है। रूपक, उपमा, यमक के उदाहरण भी आपको देखने को मिलते हैं, है ना? तो आप कह सकते हो कि अलंकारों से युक्त जो है इनके काव्य हैं, जो इनकी भाषा में या फिर इनकी कवित्व में कहें चार चांद लगा देते हैं। और अलंकार का मतलब ही आभूषण होता है। क्लियर है? अलंकार का मतलब ही आभूषण होता है। जो व्यक्ति की सुंदरता में 4 चांद लगा दे वही तो है आभूषण, है ना? जैसे एक स्त्री की सुंदरता में आभूषणों का विशेष योगदान होता है, उसी तरीके से काव्यों की शोभा अलंकारों से बढ़ाई जाती थी और ये भूषण उसमें परिपक्व माने जाते हैं। आइए भावार्थ देखते हैं। भाई इंद्र जिमि जंब पर बाड़व ज्यों अंब पर। इंद्र जिमि जंब पर बाड़व ज्यों अंब पर और रावण संदब पर रघुकुल राज है और पवन बारी बाह पर शंभुरति नाम पर और ज्यों सहस्त्रबाहु पर शेर दुई राज है। दोबारा पढ़ो। इंद्र जिमि जंब पर बाढ़ो ज्यों अंब पर रावण संदब, रावण मतलब रावण, रावण संदव पर रघुकुल राज है और पवन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर ज्यों सहस्त्र बाहु पर शेर दुई राज है।
दावा दुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, दावा दुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मगराज है। और तेजतम अंश पर कान जिमि कंस पर, ज्यों मलेच्छ वंश पर से शेर शिवराज है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। आइए समझते हैं कि संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या किस तरीके से की जाए। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे भैया, प्रस्तुत कवित्व कवि भूषण द्वारा रचित है, कवि भूषण के द्वारा रचित है और इसमें शिवाजी वीरता का है ना बखान किया गया है, बखान किया गया है। क्या किया गया है? शिवाजी की वीरता का यहाँ पर गुणगान किया गया है, बखान किया गया है। क्लियर? तो शिवाजी के शान का बखान करते हुए, मतलब शान का बखान करते हुए, है ना, उनकी शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। शिवाजी की शान में यहाँ पर कसीदे पढ़े जा रहे हैं और उनकी शान में बखान करते हुए कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ वंश पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार इंद्र का यम पर, वाणवांग्नि अर्थात समुद्र की अग्नि का पानी पर, तथा राम का दंभ से भरे रावण पर। दंभ मतलब अहंकार से भरे हुए रावण पर। क्लियर है? तो भाई शिवाजी की महिमा का यहां बखान किया जा रहा है। शिवाजी का मलेच्छ वंश पर उसी प्रकार राज है जैसे इंद्र का यम पर, है ना, वाणवाग्नि अर्थात समुद्र की अग्नि पानी पर, तथा राम का दम से भरे रावण पर। अर्थात शिवाजी को इंद्र, समुद्राग्नि व राम के समान बताकर उनका शौर्य यहां पर बढ़ा दिया गया है, मान यहां पर बढ़ा दिया गया है, शौर्य का यहां पर वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन आएगा कि भाई किसके, शिवाजी की तुलना किससे की गई? तो शिवाजी का यहाँ पर इंद्र, समुद्राग्नि, समुद्र अग्नि और राम के समान बताकर इनके शौर्य का यहाँ पर गुणगान किया है, बखान किया है। यानी कि इनकी जो शौर्यता है उसका बखान कवि ने जो है बहुत ही सुंदर तरीके से, सुंदर पंक्तियों ने किया है। जिस प्रकार जंगी की आग पर पेड़ों के झुंड पर तथा चीता मृगों के झुंड पर तथा हाथी के ऊपर सिंह का राज है, जिस प्रकार जंगी की आग पर पेड़ों के झुंड पर तथा चीता मृगों के झुंड पर तथा हाथी के ऊपर सिंह का राज है, उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी दवाग्नि के समान विशाल, हाथी के समान बलशाली तथा चीते के समान शौर्यवान है। फुर्ती, चुस्ती, फुर्ती, है ना। तो इतिहास में अगर शिवाजी की बात करी जाए तो वीर शिवाजी के नाम से जाना जाता है और शिवाजी के बहुत सारे किस्से और कहानियाँ आपको इतिहास में मिलेंगे। तो इनके शौर्य की जो गाथा है वो आपको कक्षा 6 से लेकर और 12वीं ग्रेजुएशन तक के अध्यायों में आपको देखने को मिलती है। जैसे उजाले का अंधेरे पर तथा कृष्ण का कंस पर राज है। और एक कदम और आगे बढ़ के, जैसे उजाले का अंधेरे पर राज है, हर अंधियारी रात के बाद उजाला होता है, होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है, तथा कृष्ण का कंस पर, कंस की इतनी ज़्यादा अति हो गई थी और कंस के अत्याचारों से जो है प्रजा बड़ी दुखी थी और कंस ने क्या किया था, अपनी सगी बहन को नहीं छोड़ा था। कि एक आकाशवाणी हुई थी कि इस तेरी जिसको तो इतना प्यार करता है, दुलार करता है, इसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। तो बेड़ियों में जकड़वा दिया था अपनी बहन को, लेकिन कहते नहीं होनी को कुछ और ही मंजूर था। तो कृष्ण के हाथों कंस का वध नियति ने लिख दिया था। तो जिस तरीके से उजाले का अंधेरे पर तथा कृष्ण का कंस पर राज है, उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी का मलेच्छ वंश पर राज है, अर्थात वे अत्यंत बलशाली राजा माने जाते हैं। क्लियर है? अत्यंत बलशाली राजा माने जाते हैं। अब इसमें विशेष क्या है? इसमें विशेष क्या है? तो छत्रपति शिवाजी के शौर्य का विभिन्न उपनामों द्वारा यहाँ पर वर्णन किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पर गुणगान किया गया है। इनके शौर्य की गाथा यहाँ पर जो है पंक्तियों के माध्यम से, काव्यांशों के माध्यम से यहाँ पर बतलाई गई है कि भैया कितने विद्वान थे वो, कितने बलशाली थे। माफ़ कीजिए, ब्रजभाषा का यहाँ पर सुंदर प्रयोग जो है दृष्टव्य है। विषयानुरूप शब्द चयन है, यानी कि विषय के अनुरूप शब्द एक का जो चयन किया गया है वो एकदम सटीक बैठता है, एकदम काबिल तारीफ है। ओज गुण विद्यमान है यहाँ पर
शौर्य ओज से परिपूर्ण है ये कविता। रघुकुल राज दावा द्रमदंड तेज तम शेर शिवराज में अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार जो है वो इनकी पंक्तियों में है ना बहुतायत मिलेगा आपको, यानी कि हर पंक्तियों में आप देखोगे काव्यों में तो अनुप्रास अलंकार जो आपको देखने को मिलेगा। अनुप्रास अलंकार यानी कि एक वर्ण की आवृत्ति जहाँ बार बार हो और उस वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से उसमें चमत्कार पैदा हो जाए, यानी कि सुंदर लगे, वाक्य सुनने में सुंदर लगे, वही तो होता है अनुप्रास अलंकार। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आओ भाई दूसरे चरण पे चलते हैं। तो निकसत म्यानते मयूबम प्रल भानु कैसी फारे तम तोम से गयंदन के जाल को लागत लपक कंठ बैरिन के नागिन सी रुदहि रिझावे दय दय मुंडन की माल को। लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ लाऊं बखान करो तेरी कर बाल को। यानी कि कहाँ तक मैं बखान करूं, कहाँ तक मैं बखान करूं शौर्य गाथा कह कह के जो है ये पंक्ति जो शौर्य इनकी जो शौर्य में बढ़ोतरी कर रहे हैं, कहाँ तक जो है बखान किया जाए, कम पड़ जाती है ये। प्रतिभट कटक कटक कटीले केते काटी काटी और कालिका से किलेऊ देती काले काले। का एक वर्ण बार बार आता है और एक वर्ण जब बार बार आए उससे क्या होता है, इससे शब्द सुनने में आपको अच्छा लगे, वही तो होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी पंक्तियों में क्या किया है, इस्तेमाल किया है, यूज किया है। आओ आइए देखते हैं। तो यही प्रस्तुत कवित्व कवि भूषण द्वारा रचित है और इसमें छत्रसाल की वीरता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता का वर्णन करते हुए कहा है, क्या कहा है, वह युद्ध भूमि में छत्रसाल की तलवार म्यान से इस प्रकार निकली जैसे प्रलय के सूर्य की तीखी यानी कि तेज किरणें निकलती हैं। भीषण युद्ध चल रहा है, इनकी वीरता का बखान किया जा रहा है कि युद्ध भूमि में छत्रसाल की तलवार जो है म्यान से इस प्रकार निकली। म्यान में तलवार, म्यान किसको बोलते हैं, तलवार को रखते हैं ना जिसमें कवर बोल सकते हो आप, है ना, तलवार को उसी के अंदर रखा जाता है। तो जब तलवार चलानी होती है तो म्यान से तलवार को बाहर निकालना होता है। तो रणभूमि में, युद्ध भूमि में जो है तलवार म्यान से इस प्रकार निकलती है जैसे प्रलय के सूर्य की तीखी किरणें निकलती हों। और ये तलवार हाथी के ऊपर पड़ी हुई लोहे की जालियों को इस प्रकार काट रही है। हाथी के ऊपर पड़ी हुई लोहे की जालियों को, लोहे की जंजीरों को इस प्रकार काट रही है जैसे अंधेरे को चीर कर सूर्य निकल रहा हो। अंधकार से धीरे 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 क्या होता है, सूर्योदय होता है, नहीं होता है ना। तो अंधेरे को चीरता हुआ सूरज निकल रहा हो, इस प्रकार प्रतीत हो रही है। इनकी तलवार रूपी नागिन शत्रुओं के गले में मृत्यु के समान लिपट रही है। तलवार रूपी नागिन, तलवार को क्या बोला गया है, तलवार को नागिन का रूप बता दिया गया है। क्लियर? तो तलवार रूपी नागिन इस प्रकार से शत्रुओं के गले में मृत्यु के समान लिपट रही है। यानी कि तलवार जो है जिसको भी लगती है वो मृत्यु शैया पर लेट जाता है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो तलवार रूपी नागिन है शत्रुओं के गले में मृत्यु के समान लिपटी हुई सी प्रतीत हो रही है। वह मृत्यु के देवता शिवजी को प्रसन्न करने के लिए शत्रुओं के सिरों की माला को अर्पित कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो शिवजी को प्रसन्न कर रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शिवजी को प्रसन्न कर रहे हो। और इसी प्रसन्नता में शत्रुओं के सिरों की माला शिवजी पर अर्पित कर रहे हो, अर्थात युद्ध भूमि में शत्रुओं के सिरों को धड़ से अलग कर रहे हैं। इतनी शौर्यता, इतनी वीरता का यहाँ पर परिचय दिया गया है। और राजा क्षितिपाल के शक्तिशाली पुत्र छत्रसाल की तलवार का वर्णन कहाँ तक करूं इनकी प्रशंसा, कहाँ तक करूं इनका वर्णन। कम पड़ जा रही हैं पंक्तियां, शब्द भी कम पड़ रहे हैं। अर्थात यह अत्यंत प्रलयंकारी है, अत्यंत प्रलयंकारी है, विध्वंसकारी है। क्लियर? वह शत्रुओं के समूह नष्ट कर रही है। वो तलवार इतनी शक्तिशाली है,
जो छत्रसाल के जो वीरता का यहाँ पर प्रमाण दे रही है, और समूह के समूह यहाँ पर नष्ट हो रहे हैं, वह शत्रुओं को काट कर कालिका देवी को सुबह का नाश्ता प्रदान कर रही है। यानी कि शत्रुओं का जो सर है वो धड़ से अलग हो जा रहा है। युद्ध भूमि में शत्रुओं के सर जो हैं कट कट के धरती पर गिर रहे हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शत्रुओं को काटकर काली माता को प्रसन्न किया जा रहा हो, काली को, है ना, सुबह का नाश्ता प्रदान किया जा रहा हो। आगे बढ़ते हैं। वह मृत्यु की देवी को प्रसन्न करने के लिए शत्रुओं का संहार कर रही है। अब यहाँ विशेष क्या है? विशेष क्या है भाई? छत्रसाल के शौर्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ब्रजभाषा का यहाँ सुंदर प्रयोग है, साथ ही साथ विषयानुसार भाषा का चयन है। विषय के अनुसार भाषा का यहाँ पर चयन किया गया है, शब्दों का चयन किया गया है। पद्यांश में रौद्र रस है तथा ओज गुण निहित है, विद्यमान है। नागिन सी, कालिका सी, किलिल में उपमा अलंकार, पूरे पद्यांश में अनुप्रास अलंकार, काटी काटी में पुनरुक्ति है, प्रकाश, इस तरीके से। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न निकल कर आया। पहला प्रश्न क्या? इस तरीके से सब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? देखो मैंने बताया था शिवाजी की तुलना किस किस से की है, ये पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। और पहला ही प्रश्न है इस पार्ट का कि भाई शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। अब आपने पंक्तियां पढ़ी हैं, आप अच्छी तरीके से बता सकते हो कि भाई इनकी तुलना पंक्तियों में किस किस से करी गई। तो प्रस्तुत कविता में महाकवि भूषण ने छत्रपति महाराज शिवाजी की तुलना इंद्र से करी है, बाणबाग्नि यानी कि समुद्र की आग से की है, इंद्र से की है, देवताओं के राजा इंद्र। साथ ही साथ बाणबाग्नि यानी समुद्र की आग से करी है। श्री राम से तुलना करी है, पवन से करी है, शिव से करी है, परशुराम से करी है, जंगल की आग से करी है, शेर यानी चीते से करी है, प्रकाश, चीता प्रकाश अर्थात सूर्य और कृष्ण से इनकी तुलना की गई। क्लियर हो गया? जिस प्रकार से रावण के अंदर अहंकार था और उस अहंकार पर विजय प्राप्त करने में किसका योगदान था? राम का। तो राम, जैसे राम ने जो रावण था उसका अहंकार किस तरीके से तोड़ा, तो अहंकार पर विजय राम की थी। उसी तरीके से शिव, परशुराम, जंगल की आग, समुद्र की आग, इस तरीके से इंद्र, है ना, कृष्ण, यानी कि कृष्ण ने किसका घमंड तोड़ा था? कंस का। कंस का वध किसने किया था? कृष्ण ने किया था। हर रात के बाद क्या सवेरा होता है, यानी कि सूर्योदय होता है। तो इस तरीके से शिवाजी की तुलना की गई है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न है भाई, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? मृगराज क्यों करी है भाई? भाई महाकवि भूषण ने अपने कवित्व में छत्रपति शिवाजी की महिमा का गुणगान किया है। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य का यहाँ पर गुणगान किया गया है और उनकी वीरता का, उनके पौरुष शक्ति का यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन पंक्तियों के माध्यम से, शब्द एकदम सटीक शब्द चयन के माध्यम से, भाषा चयन के माध्यम से यहाँ पर इनका गुणगान किया गया है। और महाराज शिवाजी की तुलना कवि ने इंद्र, समुद्र की आग, श्री रामचंद्र जी, पवन, शिव और परशुर यानी जंगल की आग, शेर, चीता, प्रकाश यानी सूर्य और कृष्ण से किए। छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व में उपरोक्त सभी देवताओं के गुण विराजमान थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि भैया राम जी और शिवाजी को बिल्कुल बराबर माना गया, यानी कि गुणों की, इनके गुणों की वजह से, यानी कि इनके गुण जो हैं वो शिवाजी के अंदर विद्यमान है, इसीलिए ये लोग इनकी तुलना इनसे की है। तो ये सभी देवताओं के गुण जो हैं वो शिवाजी में विराजमान है, विद्यमान है। जैसे उपरोक्त सभी अंधकार, अराजकता, दंभ, अत्याचार को दूर करने में सफल हैं, ठीक उसी प्रकार मृगराज अर्थात
शेर के रूप में महाराज शिवाजी मलेच्छ वंश के औरंगजेब से लोहा ले रहे हैं। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से इन सभी देवताओं के गुण जो हैं वो शिवाजी के अंदर विद्यमान है। शिवाजी के शौर्य की यहाँ पर गुणगान किया जा रहा है, गाथा यहाँ पर गाई जा रही है। ठीक उसी प्रकार मृगराज अर्थात शेर के रूप में महाराज शिवाजी मलेच्छ वंश के औरंगजेब से लोहा ले रहे हैं। वे अत्याचार और शोषण दमन के विरुद्ध लोकहित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्लियर है? अत्याचार और शोषण दमन के विरुद्ध लोकहित यानी कि अपने लोगों की हित के लिए, यानी कि प्रजा की हित की खुशामदगी के लिए वो क्या कर रहे हैं? दुश्मन से लोहा ले रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और ये दिखा रहे हैं जीवन में कितनी ही बड़ी कठिनाई क्यों ना आ जाए, व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए। व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितना ही संकट क्यों ना आ जाए। अपने नैतिक कर्तव्य जो हैं उनसे कभी भी इंसान को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, है ना। हमेशा संकट की घड़ी में धैर्य से काम लेना चाहिए। ये सारे के सारे गुण जो हैं वो शिवाजी के अंदर विद्यमान हैं। लोकहित के लिए संघर्ष कर रहे हैं और छत्रपति का व्यक्तित्व एक प्रखर राष्ट्रवीर के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राष्ट्र चिंतक के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सच्चे कर्मवीर के रूप में हमारे सामने दृष्टिगत होता है। यानी कि सच्चे कर्मवीर, कर्म योद्धा जो है वो शिवाजी यहाँ पर प्रतीत हो रहे हैं। और जिस प्रकार इंद्र द्वारा यम का, जिस प्रकार इंद्र के द्वारा यम का, वाणवाग्नि द्वारा जल का और घमंडी रावण का दमन श्री राम ने किया था। क्लियर है? इंद्र का घमंड तोड़ने वाले कौन थे? यमराज। क्लियर है? रावण को बड़ा घमंड था। रावण का घमंड किसने तोड़ा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। और ठीक उसी प्रकार शिवाजी का भी अपना एक अलग व्यक्तित्व है। क्लियर है? इनकी पौरुषता, इनके बल और इनकी वीरता के किस्से जो हैं वो दुश्मन जो खेमा होता था वो भी इनका बखान किया करता था। ये था इनके शौर्य का ख्याति। पवन जैसे बादलों को तितर बितर कर देता है। जब हवा चलती है ना, कहते हैं ना कितने ही घनघोर काले काले बदरा छाएं, और कहते नहीं कि हवा चल जाए, कहते नहीं कि और बरसना नहीं चाहिए, थोड़ी सी अगर हवा चल जाए तो ये बादल तितर बितर हो जाएंगे। क्लियर? तो पवन जैसे बादलों को तितर बितर कर देता है। शिव के वश में कामदेव हो जाते हैं। कामदेव किसके वश में? शिव के वश में। सहस्त्रार्जुन पर परशुराम की विजय होती है और दावाग्नि जंगल के वृक्षों की डालियों को जला देती है। जैसे चीता यानी कि शेर मृग झुंडों पर धावा बोलता है, चीता मृग झुंडों पर धावा बोलता है, ठीक हाथी पर सवार हमारे छत्रपति शिवाजी मृगराज की तरह सुशोभित हो रहे हैं। क्लियर? मृगराज की तरह सुशोभित हो रहे हैं। और जिस प्रकार सूर्य प्रकाश से अंधकार का साम्राज्य विनष्ट हो जाता है, जिस प्रकार से अगर बात करी जाए कृष्ण के द्वारा कंस पराजित हो जाता है ना। कृष्ण के द्वारा कौन पराजित होता है? कंस पराजित होता है। ठीक उसी तरह से औरंगजेब पर हमारे छत्रपति भारी पड़ रहे हैं। औरंगजेब पर कौन भारी पड़ रहा है? छत्रपति शिवाजी महाराज। हमारे इन देवताओं एवं प्रकृति के अन्य जीवों की तरह गुण संपन्न शिवाजी का व्यक्तित्व है। यानी कि देवताओं के जो गुण हैं वो शिवाजी के अंदर विद्यमान है, और इनकी जो वीरता है, इनका जो शौर्य है, इनके जो पौरुष बल का यहाँ पर बखान किया गया है, वो इन्हीं गुणों को विद्यमान करते हुए यहाँ पर इनके व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। वे देशभक्ति और न्याय के प्रति अटूट आस्था रखने वाले भूषण के महानायक, यानी कि कवि भूषण की नज़र में ये एक अनन्य देशभक्त हैं और साथ ही साथ न्याय के प्रति अटूट आस्था रखने वाले, यानी कि वो चाह कर भी सपने में भी किसी के साथ अन्याय नहीं होते हुए देख सकते हैं। तो सही मायने में कवि की नज़र में, भूषण की नज़र में कौन है? ये एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं और न्याय के प्रति अटूट आस्था रखने वाले महानायक। उनके व्यक्तित्व और शीर्ष के आगे शत्रु फीके पड़ गए हैं, यानी कि शत्रुओं के
इनकी वीरता के आगे जो शत्रुओं की एक नहीं चलती है, शत्रु जो है वो फीके पड़ गए, इनके बल के आगे जो है दुश्मन कहीं नहीं ठहरता। महावीर शिवाजी भूषण के राष्ट्र नायक हैं। क्लियर, भूषण के एक महानायक हैं, राष्ट्र नायक हैं। साथ ही साथ इनके व्यक्तित्व के सभी पक्षों को कवि ने अपनी कविताओं में उद्घाटित किया गया। छत्रपति शिवाजी को उनकी धीरता, वीरता और न्यायोचित सद्गुणों के कारण ही मृगराज के रूप में चित्रित किया गया है। क्लियर है, इनकी धीरता यानी कि धैर्य, वीरता और न्याय करने, सही न्यायोचित किया करते थे, न्यायोचित सद्गुणों के कारण इनको मृगराज के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है कवि ने। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, चलो अगले प्रश्न को लेते हैं कि छत्रसाल की तलवार कैसी है, इसका वर्णन करना है। छत्रसाल की तलवार कैसी है, यहाँ पर वर्णन करना है इन पंक्तियों के आधार पर कि कवि ने किस तरीके से इनका वर्णन किया है। तो प्रस्तुत कविता में महाराजा छत्रसाल की तलवार सूर्य की किरणों के समान प्रखर और प्रचंड है। अब तलवार का यहाँ पर वर्णन हो रहा है, तलवार का वर्णन हो रहा है कि ये तलवार सूर्य की किरणों के समान प्रखर है और प्रचंड है। उनकी तलवार की भयंकरता से शत्रु दल थर 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 कांप रहे हैं, थर्रा उठते हैं। उनकी तलवार युद्ध भूमि में प्रलयकारी सूर्य की किरणों की तरह म्यान से निकलती है, यानी कि जब म्यान से तलवार बाहर निकलती है तो दुश्मन कांप जाता है ना, प्रलय हो जाती है। इसमें युद्ध भूमि में प्रलयकारी सूर्य की किरणों की तरह म्यान से निकलती है जब तलवार, वह विशाल हाथियों के झुंड को क्षण भर में काट काट कर समाप्त कर देती है। विशाल हाथियों के झुंड को ये तलवार जो होती है, यानी कि सूर्य की किरणों से निकली हुई ये प्रलयकारी तलवार जिसको बोला गया है, विशाल हाथियों के झुंड को क्षण भर में काट काट के समाप्त कर देती है और हाथियों का झुंड गहन अंधकार की तरह यहाँ पर प्रतीत होता है। और जिस प्रकार सूर्य किरणों के समक्ष अंधकार का साम्राज्य समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार तलवार की तेज के आगे अंधकार रूपी हाथियों का समूह भी मृत्यु को प्राप्त होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से छत्रसाल की तलवार का यहाँ पर वर्णन किया गया है। छत्रसाल की तलवार ऐसी नागिन की तरह है जो शत्रुओं के गले में लिपट जाती है। क्लियर, नाग जैसे लिपटता है ना, तो इस प्रकार छत्रसाल की जो तलवार है ऐसी नागिन की तरह है जो शत्रुओं के गले में लिपट जाती है और मुंडों की भीड़ लगा देती है। मुंड मतलब धड़ से सर अलग कर देना, तलवार से सर काट काट के जमीन पर गिर रहे हैं, यानी कि मुंडों की भीड़ लग रही है और लगता है कि रुद्रदेव को रिझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्लियर है? महाकवि भूषण छत्रसाल की वीरता से मुग्ध होकर कहते हैं कि हे बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले महाराज छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का गुणगान कहाँ तक करूं, है ना, मुझे तो तलवार की गुणगान करने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे, मैं कहाँ तक इनका गुणगान करूं, कहाँ तक करूं इस तलवार का गुणगान। और आपकी तलवार शत्रु योद्धाओं के कटक जाल को काट काट कर रणचंडी की तरह निकलती बढ़ती हुई काल को भोजन करा रही है, यानी कि है ना, चंडी को मना रही है। चंडी को क्या है, सुबह का नाश्ता परोस रही है, भोजन करा रही है सुबह का। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे अवतरणों का अर्थ स्पष्ट करें, यहाँ आपने अर्थ बताना है। लागति लपक कंठ बैरिन के नागिन सी और हृदय रिझावे दय दय मुंडन की माल को। उत्तर में क्या लिखना है भाई, प्रस्तुत पंक्तियां, इसका अर्थ बताना है। क्लियर है? अर्थ बताना है। तो प्रस्तुत पंक्तियां भूषण की काव्य कृति छत्रसाल दशक से संकलित की गई हैं और कविताओं में से ली गई हैं। किसमें? छत्रसाल दशक से। और इन पंक्तियों में महाकवि भूषण ने छत्रसाल की तलवार की यहाँ पर भूरी भूरी प्रशंसा की है और छत्रसाल की तलवार नागिन के समान लग रही है। इन पंक्तियों में क्या है, लागत लपक कंठ बैरिन के नागिन सी। छत्रसाल की तलवार नागिन के समान यहाँ प्रतीत हो रही है और शत्रुओं के गर्दन से लिपट कर जा मिलती है और देखते देखते नरमुंडों के ढेर लगा देती है, मानो भगवान शिव को रिझा रही हो। क्लियर है भाई? इस प्रकार छत्रसाल की तलवार की महिमा
गान कवि ने किया है और छत्रसाल की तलवार का कमाल प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है। और इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। भयंकर रूप के चित्रण के कारण रौद्र रस का यहाँ पर प्रयोग झलकता है, रौद्र रस का यहाँ पर प्रयोग किया है। दूसरी पंक्ति ले लेते हैं। प्रतिभट कटक कटीले केते काटे काटे और कालिका सी किलक कलेऊ देत काल को। या ये पंक्तियों में भूषण की कवि की कविता पुस्तक छत्रसाल दशक द्वारा ली गई है, जो पाठ्य पुस्तक में संकलित है। और इस अवतरण में वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण ने महाराज छत्रसाल की तलवार का गुणगान किया है और इनकी तलवार की क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहने का भाव है कि छत्रसाल बुंदेला की तलवार इतने तेज धार वाली है कि पल भर में ही शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काट काट कर समाप्त कर देती है। अब यहाँ पर तलवार की किशोर के यहाँ पर गुणगान किया जा रहा है, तलवार की विशेषता बताई जा रही है और क्या भाव प्रकट कर रहे हैं कवि कि छत्रसाल बुंदेला की तलवार इतनी तेज धार वाली है कि लगते की साथ ही सर जो है वो धड़ से अलग हो जाता है, पल भर में ही शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काट काट के समाप्त कर देती है और साथ ही काल को भोजन भी प्रदान कर रही है। और यह तलवार साक्षात कालिका माता के समान है और वैसा ही रौद्र रूप छत्रसाल की तलवार भी धारण कर लेती है। जैसे काली का रौद्र रूप देखा है, काली माँ नर मुंडों की माला जो है वो काट काट के अपने गले में धारण करनी है, क्लियर है, विकराल रूप। तो वही कुछ यहाँ पर दिखाया गया है कि भैया वैसा ही रौद्र रूप छत्रसाल की तलवार भी धारण कर लेती है। यहाँ अनुप्रास और उपमा अलंकार की छटन डाली। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। भूषण किस धारा के कवि हैं, किस काव्य धारा के कवि हैं और भाई वे अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे विशिष्ट है। प्रश्न थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन हम डिटेल में यहाँ पर बताएंगे। तो भूषण रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं, किंतु इन्होंने रीति निरूपण में श्रृंगारिका कविताओं का सृजन किया है। इन्होंने अलंकारिकता का प्रयोग अपनी कविताओं में अत्यधिक किया है, यानी कि अलंकारों से इन्होंने अपनी कविताओं की शोभा को बढ़ाया है। क्लियर है, यानी कि अलंकारों से अपने काव्यों को चमत्कृत किया है। रीति काव्य के कवियों की प्रवृत्तियों के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। मुख्य प्रवृत्तियां रीति निपुंज तथा श्रृंगारिकता, गौड़ प्रवृत्तियां राज प्रशस्ति वीर काव्य और भक्ति तथा नीति। रीति निरूपण के आधार पर रीति कवियों के दो वर्ग हैं, जैसे सर्वांग निरूपण तथा विशिष्टांग निरूपण। सर्वांग निरूपण काव्य के समस्त अंगों पर विवेचन किया है, इसके भी 3 अंग हैं, समस्त रसों के निरूपक और श्रृंगार रस निरूपक। श्रृंगार रस के आलंबन नायक नायिकाओं के भेदों के निरूपक अलंकार निरूपक आचार्यों में मतीराम है, भूषण है, गोप है, रघुनाथ है, दलपति आदि और भी कुछ कवि आते हैं। और इस प्रकार भूषण श्रृंगार रस के आलंबन नायक नायिकाओं के भेदों के निरूपक रीति काव्य परंपरा के कवि हैं। क्लियर है, इतना सब डिफाइन करने के बाद आप कंक्लूजन पे पहुंचो। एक लाइन में आप बता सकते हो कि भाई भूषण श्रृंगार रस के आलंबन नायक नायिकाओं के भेदों के निरूपक रीति काव्य परंपरा के कवि माने जाते हैं। अलंकार निरूपक रीति के रूप में भूषण की ख्याति प्राप्त है और महाकवि भूषण का आविर्भाव रीति काल में हुआ है। उस समय की समस्त कविताओं का विषय था नख शिख वर्णन और नायिका भेद, और अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना और वाहवाही लूटना उनकी कविता का उद्देश्य था। अतः तब कविता स्वाभाविक उद्गार के रूप में नहीं होती थी, वरन धनोपार्जन के साधन के रूप में होती थी। यानी कि दरबार में आप, जाहिर सी बात है, आप किसी राजा का गुणगान करोगे तो राजा क्या करेगा, राजा खुश होकर कहेगा ना कि भाई उनको स्वर्ण मुद्राओं से लाद दिया जाए, है ना, उपहार स्वरूप इनको इतने घोड़े दान में दे दिए जाएँ, इतने हाथी दान में दे दिए जाए, क्लियर है, ये राज महल इनके नाम कर दिया जाए, ऐसे होता है ना, क्लियर है। तो उस वक्त जो थी वो महिमा मंडन करने के लिए ये किया करते थे, धनोपार्जन के साधन के रूप में किए गए। और ऐसे ही समय में महाकवि भूषण का आविर्भाव हुआ, और परंतु उनका उद्देश्य कुछ और था, है ना। जिस
माहौल में जब लोग क्या करते थे, अच्छा अच्छा ही बोलना पसंद करते थे और लोग भी अपनी प्रशंसा, बोरी बोरी प्रशंसा सुनना पसंद करते थे, ऐसे में महाकवि भूषण का जन्म होता है। परंतु उनका उद्देश्य कुछ और था। अतएव देश की करुण पुकार से उनका अंतर्मन गुंजरित हुआ। फलस्वरूप उनके काव्य में श्रृंगार की धारा प्रभावित नहीं हुई, वरन वीर रस की धारा फूट पड़ी। और ऐसी परिस्थिति में कहा जाएगा कि वे तत्कालीन काव्यधारा के विरुद्ध प्रतीत होते हैं, यानी कि उस दौरान के जो कवि थे उनकी विचारधारा से ये ठीक विपरीत दिशा में चल पड़े, यानी कि उनके ठीक विरुद्ध जो है इनकी काव्यधारा थी, परंतु इनकी महत्व सुरक्षित कही जाएगी। इसका एकमात्र कारण ये है कि इनकी कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। आविर्भाव के विचार से वे रीतिकाल में आते हैं, किंतु विषय के दृष्टिकोण से उन्हें वीर गाथा काल में ही मानना चाहिए। कुछ लोग उन्हें चाटुकार जाटों की श्रेणी में रखते हैं, किंतु भूषण के प्रति यह धीर अन्याय होगा। और इसका कारण यह है कि श्रृंगार प्रधान काल में भी वीर रस की उद्भावना द्वारा जनजीवन में जागरण का मंत्र फूंकना उनके स्वतंत्र हृदय का परिचायक है। उनकी काव्य की रचना देश की नब्ज पहचान कर हुई। क्लियर है? देश की जो नब्ज है उन्होंने टटोली और अपनी रचनाओं को लिखने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और निसंदेह इनकी रचना युग परिवर्तन का आह्वान करती है, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं। भूषण कई राजाओं के यहाँ गए, किंतु कहीं भी उनका मन नहीं लगा। उनका मन यदि कहीं लगा तो एकमात्र छत्रपति शिवाजी के दरबार में। ऐसे तो छत्रसाल के यहाँ भी उन्हें सम्मान मिला था और उसी कारण में उन्होंने लिखा था कि शिवा को बखानों को छत्रसाल को। भूषण का काव्य वीर काव्य की परंपरा में आता है और यहाँ ओज की प्रधानता है। भूषण के काव्य के महानायक हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। रीतिकालीन कवियों की तरह भूषण खुशामदी कवि नहीं बल्कि राष्ट्रीयता के प्रबल पक्षधर हैं, यानी कि खुशामदी कवि नहीं बोल सकते हो। क्लियर है? जो कि वाहवाही लूटने के लिए, धनोपार्जन करने के लिए, धन कमाने के लिए जो है झूठी तारीफ करे, खुशामदी करे। क्लियर? ये इनका जो जन्म राष्ट्रीयता के प्रबल पक्षधर के रूप में हुआ। इनकी कविताओं में भारतीयता, हिंदुत्व और लोक मंगल की कामना है और इसी कारण इन्हें हिंदू राष्ट्र का जातीय कवि भी माना जाता है। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में बताई थी, शिवराज भूषण, शिवबावनी और छत्रसाल दशरथ। भूषण की काव्य भाषा ब्रजभाषा है और इसे ब्रजभाषा नहीं कह सकते, विभिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल जोल से इसे खिचड़ी भाषा भी कह सकते हैं। क्लियर है? अनेक शब्दों का इन्होंने यूज किया, इस्तेमाल किया, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अत्यधिक प्रयोग किया है इन्होंने, और जिसके कारण उनका स्वाभाविक रूप बिगड़ गया है। और मित्र बंधुओं ने इसलिए कहा है कि भूषण की भाषा सशक्त भाव प्रकाशन में प्रभाव युक्त और सुव्यवस्थित है और देशज विदेशज तद्भव तत्सम रूपों का प्रयोग धड़ल्ले से किया गया। ये एक सफल कवि के रूप में हिंदी जगत में समादृत हैं। उनकी कविताओं में लोकोक्तियों तथा मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है। क्लियर? ओज गुण संपन्न इनकी काव्य कृतियां हिंदी की धरोहर हैं। भूषण की कविता में सुमेरु डोल रहा है और सागर मथा जा रहा है। और भूषण और शिवाजी दोनों ही व्यक्ति नहीं है, बल्कि भाव के क्षेत्र में जो कविवर भूषण है वही रण क्षेत्र में शिवाजी का रूप धारण कर लेते हैं। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाई प्रमुख रचनाओं में से एक है इनकी शिवराज भूषण। इसमें 105 अलंकारों का प्रयोग हुआ है और जिसमें 99 अक्कर और 4 शब्दालंकार और तथा शेष 2 जो है वो चित्र और संकर नामक अलंकार हैं। विवेचन क्रम एवं लक्षणों को देखते हुए से प्रतीत होता है कि ग्रंथाकार जयदेव के चंद्रलोक और मतिराम कालालित लाम का ही आश्रम लिया है। और आचार्य कर्म में भूषण को कुछ लोग भले ही असफल कवि के रूप में मानते हैं, किंतु कवि कर्म में उतने ही सफल हुए। विषय के अनुरूप ओजपूर्ण वाणी का प्रयोग इनमें सर्वत्र मिलता है और भूषण की दृष्टि व्यापक है, विस्तृत है, पूरे राष्ट्र को एक इकाई के रूप में वे देखते हैं। और भूषण के काव्य में सुव्यक्त होने वाली राष्ट्रीयता की ये चेतना रीतिकालीन साहित्य को उपलब्ध साक्ष्यों में सर्वत्र विद्यमान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके अनुसार दोनों छंदों में अत्यधिक प्रभावी कौन सा है और क्यों? तो छंद हमने देखे, इनमें से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन सा है और क्यों है? तो हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित दोनों कविता छंदों में अधिक प्रभावशाली प्रथम छंद है। क्या लगा? प्रथम छंद जो छत्रपति शिवाजी के विषय में है।
और इसे महाकवि भूषण ने राष्ट्र नायक छत्रपति शिवाजी के रोचित गुणों का यहाँ गुणगान किया है। कवि ने अपने कवित्व में छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व के गुणों की तुलना अनेक लोगों से करते हुए लोकमानस में उन्हें महिमा मंडित करने का काम किया है। और कवि ने कथन को प्रभावकारी बनाने के लिए अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। अपनी कुशलता का परिचय दिया है। वीर रस में रचित इस कवित्व में अनेक प्रसंगों की तुलना करते हुए शिवाजी के जीवन से तालमेल बिठाते हुए एक सच्चे राष्ट्रवीर के गुणों का बखान किया गया है। इंद्र, राम, कृष्ण, परशुराम, शेर, कृष्ण, पवन आदि के गुण, कर्म और गुण धर्म से शिवाजी के व्यक्तित्व की तुलना की गई। और वीर शिवाजी शेरों के शेर हैं जिन्होंने अपने अभियान में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भाषा में ओजस्विता, शब्द प्रयोग में सूक्ष्मता, कथन के प्रस्तुतिकरण की दक्षता भूषण के कवि गुण हैं। और अनेक भाषाओं के ठेठ और तत्सम तद्भव शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया। यानी कि जो इनके काव्य को अलंकृत कर रहा है, सुंदर बन रहा है, वो सारे के सारे शब्द चाहे कहीं पर भी हों, तत्सम हो, तद्भव हो, देसी हो, विदेशी हो, मुहावरे हों, लोकोक्तियाँ हों, अलंकार हो, सब इन्होंने प्रचुर मात्रा में यहाँ पर प्रयोग किया। तो इसी के साथ पाठ की भाई समाप्ति होती है। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक भाई हमें दो इजाज़त और आप बने रहो डाउटनेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।